नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसका रेवेन्यू पिछले 3 सालों के अंदर डबल से भी ज्यादा हो गया। 6.21 थाउजेंड करोड़ से 14.77 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन जस्ट 3 ईयर्स। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, जनरली क्या होता है दोस्तों कि कंपनी रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ा लेती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छे ना होने के कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं आता है। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स में भी रॉक सॉलिड जंप आपको दिखाई पड़ रहा है। 0.44 थाउजेंड करोड़ इन 2017 से जंप होकर ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन 3 इयर्स टू 0.75 थाउजेंड करोड़, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में जंप स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद भी दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको गिरावट पे मिले या फिर किस लेवल पे खरीदे, कंप्लीट एनालिसिस समझेंगे। दोस्तों, स्टॉक में बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स हैं, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जनरली जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये मेक श्योर कर लेना चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली 15% के आसपास हो, क्योंकि एक 15% इज अ बेंचमार्क जिसके नीचे अगर कोई कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देती है तो उसको एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड कंपनी या फिर बेहतर रिटर्न देने वाली कंपनी नहीं समझा जाता है। फिलहाल इस स्टॉक के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 15%। हाउएवर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो 15% से कहीं ज्यादा है, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि कंपनी के रिटर्न्स भी इन प्रीवियस ईयर्स हैव बीन गुड। और इससे आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं ब्रॉडली कि कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जिस भी कंपनी या जिस भी शेयर के आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो आप ये भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि बाकी जो हिस्सेदार हैं वो कौन हैं और कैसे हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसमें FIIs का पार्टिसिपेशन है 0.31%, मतलब आधा % भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये PSU स्टॉक है और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि PSU स्टॉक्स में FIIs इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी में PSU, जो भी कंपनी PSU होती है उसमें प्राइसिंग, उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेटरी नॉर्म्स सारे के सारे गवर्नमेंट गवर्न करती है, जिससे कि FIIs के डिसीजन मेकिंग और FIIs के इन्फ्लुएंस के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, जिस कारण जनरली FIIs PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर बात करें DIIs की तो DIIs का पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड है, जो कि 1.12%। लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पब्लिक का, ऑफ कोर्स अदर देन प्रमोटर। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पब्लिक का, जो कि है करीब 11% के आसपास। अगर प्रमोटर और पब्लिक की होल्डिंग को मिला लें तो ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग, जो ऑलमोस्ट कंपनी की होल्डिंग हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी PSU स्टॉक है तो इसमें कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इट्स गवर्नमेंट ओन्ड PSU। तो PSU होने के नाते इसकी कोई भी प्लेजिंग नहीं है। लेकिन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज मोर देन 1, जो कि बताता है कि कंपनी का डेट लेवल हाई है। लेकिन जिस सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों उसमें जनरली आपको डेट लेवल हाई ही दिखाई पड़ता है। कौन सा स्टॉक है वो देखते हैं। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। अब दोस्तों, RVNL नाम सुनकर के आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेकार स्टॉक है या फिर ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। किसी भी स्टॉक के बारे में ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। बिना उसके आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? दोस्तों, ये स्टॉक एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर को बिलोंग करता है, जिसका नाम है, जो कि आता है रेलवेज के अंतर्गत। और रेलवेज का इंडिया में एक तो बहुत प्रेजेंस, बहुत बड़ी, देखो ये हमारी कंट्री इज नॉट लाइक सिंगापुर जो कि 2 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाए। हम लोग की कंट्री में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में अगर हम लोग रेलवेज के बारे में बात करें तो 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि रेलवे की इंपॉर्टेंस इस कंट्री में अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो धीरे धीरे कम हो रही है बिकॉज ऑफ एविएशन, हाउएवर अभी भी बहुत ज्यादा है। और रेलवे एज अ सेक्टर को उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की अभी भी जरूरत है। अभी जो लेटेस्ट जो मेट्रो सिटीज है उसमें अभी मेट्रोज भी अंडर प्रोग्रेस चल रहे हैं, तो अभी काफी ज्यादा काम होना बाकी है, जिसके चलते रेल विकास निगम लिमिटेड इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। अगर हम लोग बात करें, आपके सामने जो फोटो आ रही है ये कोलकाता मेट्रो की आ रही है, जिसमें कि काफी ज्यादा काम रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है।
दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड को समझ करके ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो रेलवे का स्टॉक है। लेकिन दोस्तों रेलवे के स्टॉक के अलावा इसमें क्या काम है, किस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आरवीएनएल इज एन इंटरमीडियरी। ये एक इंटरमीडियरी है जो कि रेलवेज के काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए बीच में जो फंड है, फंड को रेज कराने के लिए, सो इट्स एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन बैंक्स फॉर फंडिंग एंड द रेलवेज। तो ये बेसिकली इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है और इंटरमीडियरी का जो रोल है वो काफी ज्यादा हद तक सेफ माना जाता है। और एक बार जब फंडिंग हो जाती है, काम शुरू हो जाता है, तो उसके काम का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी भी आरवीएनएल की आती है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ आरवीएनएल। और जब ऑफ कोर्स जब इस प्रकार के काम शुरू हो जाते हैं तो इट ऑल्सो फॉर्म्स द मेजर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द रेलवेज एज वेल। सो अगर एक सिंपली एक लाइन में अगर मैं पुट करूं तो बेसिकली रेल का जितना भी काम काज है उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराना, उसके लिए लाइज करना और उसके लिए एक फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करने का काम रेल विकास निगम लिमिटेड करता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेलवेज इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसका फ्यूचर भी बहुत हाई है, बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर है रेलवेज। और विद द रिसेंट प्रेजेंट फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिजिनाइजेशन, मेरे हिसाब से रेल विकास निगम लिमिटेड इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। दोस्तों अगर आपको इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं फार बेटर देन इट्स पीयर्स हैं। अगर आप इसी सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के जो दिग्गज हैं जैसे कि लार्सन एंड ट्यूब्रो से कंपेयर करेंगे, ऑल्दो लार्सन ट्यूब्रो से उसे कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि लार्सन ट्यूब्रो इज जस्ट नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन, इट इज इनटू वेरियस अदर फोरम्स एज वेल, जिसमें कि रेल विकास निगम लिमिटेड पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन लार्सन ट्यूब्रो से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 84, जबकि रेल विकास निगम लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज मेयर 8। अगर रेल विकास निगम लिमिटेड को कंपेयर करना है तो हमें इसे कंपेयर करना चाहिए इरकॉन इंटरनेशनल के साथ में, जो कि ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ बिजनेस करते हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 12, जबकि रेल विकास निगम लिमिटेड बहुत ही अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। अगर हम लोग पूरे के पूरे चार्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बातचीत करें तो आप पाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ रेल विकास लिमिटेड हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट। आई एम सेइंग गोज विद द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज वेल, वन ऑफ द बेस्ट। आई विल नॉट से द बेस्ट बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जिस प्राइस वैल्यूएशन पे और जिस सस्ते प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये मिल रहा है, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड चॉइस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर दर ईयर जो परफॉर्मेंस रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हैज बीन वेरी वेरी नाइस। अगर आपके सामने मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करूं पिछले 4-5 क्वार्टर्स की, तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स। 197.4 करोड़, 197.3 करोड़, 143.15, 172.76 एंड 280.77। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्दो थोड़ा सा देयर हैज बीन मार्जिनल डिप्स एंड बाउंसेस, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी कहीं पर लॉस मेकिंग या फिर कोई बहुत बड़ा डेंट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं लगाया है। कंपनी की जो मेजर चैलेंजेस हैं, सबसे पहली चीज तो ये एक पीएसयू स्टॉक है, जिसकी वजह से इसकी जो मेन रेगुलेशन है, मेन जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कंपनी का डेट लेवल हाई है, लेकिन जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें डेट लेवल जनरली हाई रहता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई भी एफआईआई का इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई एफआईआई का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे इस स्टॉक से कोई बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स की उम्मीद रखना इज नॉट डजंट जेल वेल। लेकिन एज अ प्रॉफिटेबिलिटी, एज अ रेवेन्यू मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार जनरेट हो रहा है। इसी कारण कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही शानदार है। आगे आने वाले समय में इसका जो डिविडेंड यील्ड है मुझे इंप्रूव ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 4%, जो कि आपको एफडी के बराबर ही रिटर्न देता रहेगा। मात्र 30 रुपए का स्टॉक है, लेकिन जो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि 3000 रुपए का स्टॉक भी सस्ता हो सकता है और 30 रुपए का स्टॉक भी महंगा। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक वैसे भी सस्ता है, 30 रुपए में भी सस्ता है। अगर हम लोग बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि है क्लोज टू 8, जबकि जिस सेक्टर को बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 25। तो अगर इस कंपैरिजन को भी हम लोग बिलोंग कर दें तो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए ऑलमोस्ट 90 रुपीज के आसपास, लेकिन ये स्टॉक अभी भी आपको 30 रुपीज से मिल रहा है। तो इसका ओएफएस आने वाला है और ओएफएस भी 9% के डिस्काउंट पे मिलने वाला है, जो कि है अराउंड 27 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों कल के दिन इसमें गिरावट भी आ सकती है। अगर इसमें गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से ऐसा ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड एक्यूमुलेटेड फॉर लॉन्ग टर्म।
तो इस स्टॉक में कल भी गिरावट आने वाली है बिकॉज ऑफ इट्स ओएफएस न्यूज जो कि 10% के डिस्काउंट पे मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक 32 रुपीज का 32.7 के प्राइस रेंज का स्टॉक है जो कि अभी आपको काफी ज्यादा करेक्शन पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 30 के आसपास। तो 10% का करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी जो करेक्शन है वो कल हो जाएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही रीजनेबल प्राइस वैल्यूएशन के आसपास आ जाएगा, दैट इज अराउंड 28। अगर 28 पे आप बाय करना चाहते हैं तो भी आप बाय कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसने पहले कैसे परफॉर्मेंस दी, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक को लिस्ट हुए इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड लिस्टेड कंपनी। पिछले दो ही साल हुए हैं इसको लिस्ट हुए। तो अगर लिस्ट होने के बाद अगर पिछले एक साल के कंपैरिजन को हम लोग देखें तो सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि कोविड के समय की बात हो रही है। कोविड के समय जब मार्केट एकदम क्रैश हो गई थी वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया है निफ्टी एंड सेंसेक्स। लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड उससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर चुका है, मतलब 1 लाख को बनाए हैं 2,72,000 रुपए, 1 लाख को बनाया है 2,72,000, जो कि बताता है इस स्टॉक में वैल्यू है और इसमें वैल्यू बाइंग हो रही है। तो ऑल्दो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये कंपैरिजन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लार्सन एंड ट्यूब्रो इज शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद आरवीएनएल, लेकिन मैं आपके सामने एक दिग्गज के सामने कंपेयर करना चाहता हूं ताकि आपको दिखा दूं इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो के पिछले एक साल में रिटर्न रहे हैं 83.39%, जबकि आरवीएनएल के रिजल्ट्स के रिटर्न्स रहे हैं 161%, जो कि बताता है कि स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। आगे आने वाले समय में भी सेम काइंड ऑफ थिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रेड फ्लैग हैं, जो इश्यूज हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो रिसेंटली स्टॉक ने अभी अपने बॉटम से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी है। ऑल्दो आई डू नॉट से कि यहां से बहुत एकदम से रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि कल तो वैसे भी स्टॉक में क्रैक आना है। ओएफएस 10% के डिस्काउंट में तो हो सकता है वो प्राइस इन हो। ऑलमोस्ट 27.5 के आसपास इस स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। बाई चांस ये स्टॉक 27 रुपीज 28 रुपीज के आसपास 28 रुपीज एंड बिलो मिलता है, मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बेहतर रिटर्न के लिए, बेहतर डिविडेंड यील्ड के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है जो कि आपके पैसे को यहां से एटलीस्ट डबल करने की क्षमता रखता है। फिलहाल दोस्तों आज के बारे में बात करें तो दोस्तों आज इसकी डिलीवरी हुई है मात्र 12.5%, जो कि ज़्यादा नहीं है, जो कि बताता है स्टॉक में गिरावट हो सकती है और वो की लाजमी है, क्योंकि कल ओएफएस आना है। ओएफएस में दोस्तों इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 27.5 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है, यू कैन बाय इट एंड होल्ड इट पेशेंटली। दिस स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू डबल योर कैपिटल इन शॉर्ट टर्म। अदरवाइज इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो फिर आपको 10, 15, 20%, 25% के रिटर्न तो शॉर्ट टर्म में बहुत ही जल्दी दे जाएगा। ओवरऑल अ वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी विद गुड पोटेंशियल, गुड फ्यूचर ग्रोथ। और जो इसके रेड फ्लैग्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर दिए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, स्मैश करें लाइक बटन और मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टॉक कैसा लगता है। अगर आपके पास है तो किस प्राइस रेंज पे। दोस्तों आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मेरा काम होता है जनरली आपको याद दिला देना, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। जनरली यू लाइक द वीडियोस बट यू फॉरगेट टू लाइक, सो स्मैश द लाइक button so that we keep making such great analysis for you in future as well. Thank you so much for giving me precious time. Bye bye for now.